आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। आज का हमारा लेक्चर रहेगा जनरल साइंस एमसीक्यूज। इस लेक्चर में हम साइंस के जितने भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में टॉपिक्स हैं उन सब टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस को मैंने इस पीडीएफ में इंक्लूड करा है, प्लस ऑप्शंस को एक्सप्लेन करेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। एक तरह की रिवीजन सेशन ये आपके लिए हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमनली यूज्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ हाउ मेनी विटामिन। अब देखो, आपको पता है कि विटामिन होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, विटामिन ए बी सी डी ई के, ये विटामिन होती हैं। उनमें जो बी विटामिन है उसकी फर्दर बहुत सारी उसके अंडर विटामिन की कैटेगरीज आ जाती हैं। हमने ये बताना है कि कितनी तरह की विटामिन हैं जो विटामिन बी के अंडर आती हैं। 8 तरह की, 10 तरह की, 12 या 6 तरह की। तो विटामिन बी के अंडर 8 टाइप्स ऑफ विटामिन आ जाती हैं। अगर आपको पता होगा, विटामिन B1, B2, B3, फिर B4 नहीं होता है तो B5, देन B6, B7, B8 नहीं होता है, B9, देन B12। आप इनको काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8। तो ये 8 तरह की विटामिन होती हैं जो विटामिन बी के अंदर आती हैं। B1 का नाम होता है थायामीन, ठीक है। B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन, B3 का नायासिन नाम होता है, B5 का होता है पेंटोथेनिक एसिड, B6 का होता है पायरिडॉक्सिन, B7 का होता है बायोटिन, B9 का होता है फॉलिक एसिड और B12 का होता है साइनोकोबलामिन। इन सबको मैंने विटामिन वाला एक मैंने लेक्चर लाया था, उसमें विद ट्रिक आपको समझाया था कि जैसे इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई थी, ट्रेन पुल पर चढ़ी बहुत फास्ट। तो बहुत सारी ट्रिक्स के थ्रू मैंने विटामिन में एक शॉर्ट वीडियो डाली हुई है, जनरल साइंस में आप जाके देख सकते हो। तो वहां पर विटामिन आपको कंप्लीटली कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम विटामिन बी की बात करें ना, तो विटामिन बी एक तरह की पूछ लेते हैं कई बार किस तरह की विटामिन है, तो ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। हमारे पास जो बी और सी विटामिन होती है ना, ये वाटर सॉल्युबल होती हैं, और ए डी ई के ये जो 4 विटामिन होती हैं ये फैट सॉल्युबल होती हैं। ये आपने याद रखना है। इसको याद रखने का तरीका आप ऐसे कर सकते हो, कीड़ा से, KEDA कीड़ा। तो ये कीड़ा वाले जो है ये सारे कौन से फैट सॉल्युबल, और बी और सी जो बच गई ये कौन सी विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो आप विटामिन पे लेक्चर देख सकते हो, वो सारी चीजें मैंने वहां पर कवर करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। तो किसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं, विटामिन ए डी ई या के। तो देखो, विटामिन ई को बोलते हैं एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। देखो, विटामिन ई का एक और नाम होता है ब्यूटी विटामिन, इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ये आप याद रखना, इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है, हम अगर देखें तो विटामिन ई को हम बोलते हैं टोकोफिरोल, तो इसका साइंटिफिक नेम टोकोफिरोल होता है। तो मैंने सभी विटामिन का साइंटिफिक नेम भी बताया था, इसके लिए भी ट्रिक बनाई थी, रेस टू फाइट, ठीक है। ऐसे करके आप वो लेक्चर देख सकते हो। तो विटामिन ई का नाम जो है वो टोकोफिरोल भी है, इसको विटामिन ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। और ये एक एंटी स्टेरिलिटी विटामिन होता है। स्टेरिलाइज होने का मतलब आपको पता ही होगा, जब हमारी रिप्रोडक्शन की नॉर्मल फंक्शनिंग मेल या फीमेल की खराब हो जाए रिप्रोडक्शन के लिए, उसको बोलते हैं स्टीराइल हो जाना। तो ये एक एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है, बट अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आप में स्टेरिलिटी वाला इशू आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉजेज परनिक्यूअस एनीमिया। तो कौन सी विटामिन की वजह से एनीमिया होता है? एनीमिया होता है आयरन की कमी हो जाना बॉडी में। विटामिन के, ई, B12 और B6। तो विटामिन B12 जिसका नाम होता है साइनोकोबलामिन, क्या नाम होता है इसका? साइनोकोबलामिन, ठीक है। कोबलामिन, कोबाल की प्रेजेंट की वजह से। तो इसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली अनीमिया डिसीज जो होती है, अनीमिया जो है वो कॉज होता है, ठीक है। आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर नॉर्मली मेड इन किडनीज। इनमें से कौन सी विटामिन है जो किडनीज में बनती है, नॉर्मली किडनीज में ही बनती है? विटामिन ए, ई, सी या डी। तो जो विटामिन डी है ना, वो बनती है हमारी कहां पर? किडनीज पे बनती है, आपने याद रखना है, ठीक है। विटामिन डी का नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम? कैल्सीफिरोल, ये भी आप याद रख सकते हो। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफिरोल। और विटामिन डी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी से कौन सी डिसीज कॉज होती है? रिकेट्स, रिकेट्स या ऑस्टियोमैलेकिया भी कहते हैं। तो रिकेट्स कॉज होती है। रिकेट्स में क्या होता है? क्रैकिंग ऑफ बोन्स। तो हमारी बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं और वो क्रैक हो जाती हैं इजीली, इस डिसीज को बोलते हैं रिकेट्स। और ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर मेनली जो विटामिन से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो इस तरह से पूछा जाएगा कि जो विटामिन हैं डिफरेंट, उनके साइंटिफिक नेम क्या है, या उनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज कॉज होती है, या किसी का कोई स्पेसिफिक नेम है। जैसे विटामिन ई को मैंने बोला ब्यूटी विटामिन कहते हैं, ठीक है। ये चीजें इनके रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटल रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। मेटल, इनमें से कौन सा मेटल है जो बहुत जल्दी विग्रसली होता है, बहुत जल्दी वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है रूम टेम्परेचर में ही? When it is dropped into water, जैसे उसको पानी में डाला जाता है, it darts around the surface with the hissing sound। तो वो सरफेस के ऊपर आना शुरू हो जाता है और हिसिंग साउंड
प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जैसे स्नेक की आवाज होती है ना, हिसिंग साउंड, वैसी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो हमने बताना है कि वो कौन सा मेटल है इनमें से जो बहुत जल्दी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्या वो सोडियम है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है या मैग्नीशियम है, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो बेसिकली यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है सोडियम। देखो सोडियम, आपको पता है सोडियम एक ऐसा मेटल है जो एयर पे भी रखेंगे ना तो हम उसको हवा में भी नहीं रख सकते, वो बहुत जल्दी मतलब फायर कैच कर लेता है। तो इसी तरह से इसको पानी में डालो ना तो उसके साथ भी बहुत विग्रेसली रिएक्ट करता है, तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये बेसिकली होता पता क्यों है, अब हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, ठीक है, मैं आगे एक क्वेश्चन में आपको बताऊंगा रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो है वो मेटल्स रिएक्ट करते हैं। जैसे सोडियम जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, तो इसलिए ये रूम टेम्परेचर में वाटर जो होता है वो ऑलमोस्ट कोल्ड ही होता है, तो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। बट कुछ हमारे ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। जैसे अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, ये याद रखना, ये पेपर में क्वेश्चन पूछता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे हो गए, कैल्शियम भी नहीं करता है, ये दोनों हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो पेपर में अगर क्वेश्चन में ऐसा आया हुआ है कि मैग्नीशियम या कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं होता, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। और कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये तो हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते हैं। इनको इनकी अगर आपने रिएक्शन करवानी है तो आपके पास क्या होनी चाहिए, स्टीम, भाप जो होती है ना, स्टीम, उसके साथ ये सिर्फ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ना हॉट वाटर के साथ करते हैं ना कोल्ड वाटर के साथ। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने देखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये मेटल एंड नॉन मेटल्स के क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शो मेलिएबिलिटी, तो मेलिएबिलिटी वाली प्रॉपर्टी इनमें से कौन सा एलिमेंट शो करता है। मेलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिससे हम किसी भी एलिमेंट की बहुत पतली पतली शीट्स बना सकते हैं, ठीक है, शीट्स बना सकते हैं। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है ना मेलिएबिलिटी, जिससे हम उसकी शीट्स बना सकें। एक होती है डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उनको वायर्स बना सकते हैं, ठीक है, वायर्स। एक सोनरस प्रॉपर्टी होती है जो एक साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं मेटल्स। एक लस्टर प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स चमकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की। तो आपके सिलेबस में प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स मेंशन है, तो ये वहीं से क्वेश्चन लिया गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शोज मेलिएबिलिटी, फास्फोरस, आयोडीन, सल्फर या जिंक। तो इनमें से मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी कौन शो करता है, तो हमारे पास जो जिंक है वो शो करता है मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट डक्टाइल, तो इनमें से कौन सा मेटल है जो सबसे ज्यादा डक्टाइल है, ठीक है, मोस्ट डक्टाइल मेटल मतलब जिससे पतली से पतली हम वायर बना सकते हैं, ठीक है। सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम या नन ऑफ दीज। तो गोल्ड की आपको पता है पतली से पतली चेन्स या कुछ भी बनता है, ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि गोल्ड जो है वो सबसे डक्टाइल मेटल है, इससे पतली से पतली वायर्स बनाई जा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डैश इज एन एलॉय कंसिस्ट ऑफ कॉपर एंड टिन, तो इनमें से कॉपर और टिन को मिला के किसका एलॉय होता है, ठीक है। कॉपर और टिन को अगर हम मिलाएं, एलॉय क्या होता है, एलॉय होता है जब हम किसी मेटल या नॉन मेटल या मेटल को मिला के एक नया एलिमेंट बनाते हैं, एक तरह का एलिमेंट बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज कुछ हद तक चेंज हो जाती हैं। हम उसकी प्रॉपर्टीज को अच्छा करने के लिए इसको बनाते हैं। जैसे सपोज करो जैसे आयरन है ना, आयरन की प्रॉपर्टीज, आयरन में बहुत जल्दी जंग लग जाता है, तो आयरन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बट अगर हम आयरन में कार्बन ऐड कर दें तो वो स्टील बन जाता है, और स्टील की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको इतनी जल्दी जंग नहीं लगता, मतलब रस्टिंग नहीं होती है, ठीक है। तो इसी तरह जो एलॉय होते हैं, तो हमने बताना कि कॉपर और टिन में इनमें से कौन सा एलॉय है, बेल मेटल, सोल्डर, रोज मेटल या जर्मन सिल्वर। तो बेल मेटल जो होता है वो एलॉय है कॉपर और टिन का, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें कुछ, जैसे सोल्डर है, ये इंपॉर्टेंट एलॉय में आपको बता देता हूं। सोल्डर जो है वो टिन का सिंबल होता है SN, और लेड Pb। तो सोल्डर जो है वो एलॉय है टिन और लेड का, आपने याद रखना है। ये जो जर्मन सिल्वर है ना, ये किसका एलॉय होता है, ये भी पेपर में पूछता है। ये होता है कॉपर, जिंक और निकल। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो इससे जो एलॉय बनता है दैट इज नोन एज जर्मन सिल्वर। सिंपल देख लेते हैं, जैसे ब्रास है, ये तो इजी पूछा भी जाता है और आपको पता भी होना चाहिए, कॉपर और जिंक का एलॉय होता है। उसी तरह ब्रोंज भी कई बार पूछा जाता है, ब्रोंज के हमारे पास ब्रोंज के कॉइन्स भी बनते हैं। तो ब्रोंज जो हमारे पास है वो एलॉय जो है वो किससे बना हुआ है, कॉपर और टिन से। तो इनमें स्मॉल डिफरेंस है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे स्टील सिंपल किससे बनता है, आयरन और कार्बन से, बट एक स्टेनलेस स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेनलेस स्टील किससे बनता है, तो ये आपने याद रखना है, ये बनता है आयरन, क्रोमियम, निकल एंड अगर हम कार्बन डालेंगे तो कार्बन इसमें भी आएगा। मेन इसमें आयरन, क्रोमियम और निकल होता है, तो उनसे क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील। देखो ये एलॉयज भी मेटल के अंदर ही आते हैं, तो आपने इसको भी कवर करना। मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कौन कौन सी डायमेंशंस आपने कवर करनी है। आप जनरल साइंस में जाओ प्लेलिस्ट में, वहां पर मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के रिलेटेड लेक्चर्स डाले हुए हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स के रिलेटेड भी लेक्चर डाले हुए हैं। एक वन शॉट लेक्चर में मैंने आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन वहां पर प्रोवाइड करी है, तो वो मैंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पर्सपेक्टिव से ही करा था, तो आप उस वीडियोस को देख सकते हो, वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस,
अब देखो ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस नहीं हो सकती, मतलब कौन सी रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे ट्वाइस KI प्लस C12 ये Cl2 है, Cl2 है, क्लोरीन है, ट्वाइस KI प्लस Cl2 तो ये बन जाएगा ट्वाइस KCl प्लस I2। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली पोटेशियम आयोडाइड और क्लोरीन को मिला रहे हैं और बोल रहे हैं कि पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है और आयोडीन अलग हो रही है। सेकेंड इज जिंक और मैग्नीशियम सल्फेट, इसको मिला रहे हैं और जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम बन रहा है। फिर मैग्नीशियम और कॉपर सल्फेट को मिला रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर बन रहा है, और जिंक और आयरन सल्फेट को मिला रहे हैं और जिंक सल्फेट और आयरन बन रहा है। देखो ये जो पहली, तीसरी और जो चौथी रिएक्शन है ना, ये तीनों एग्जिस्ट करती हैं। अब ये जो थर्ड वाली रिएक्शन है ना, सेकेंड वाली रिएक्शन जो है ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? देखो ये बेसिकली एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर आपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा होगा तो ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या कर रहा है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, ये Zn है ना प्लस FeSO4, जिंक प्लस आयरन सल्फेट। अब जिंक जो है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक क्या करेगा, आयरन को रिप्लेस कर देगा और सल्फेट के साथ खुद जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस आयरन। तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मैग्नीशियम जो है वो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है। अगर मैग्नीशियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक कभी भी मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये चीज आपने सीखनी है कि जिंक जो है वो मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस मैग्नीशियम। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब आपको क्या पता चलेगा, कैसे आपने याद रखना है कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। तो मैं आपको उसके लिए यहाँ पर चार्ट बना के दे देता हूँ और एक ट्रिक भी बता देता हूँ, इससे आप याद रख सकते हो। देखो मैं सिंबल वाइज लिखता हूँ, नाम साथ साथ बोलूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें पोटेशियम की, ठीक है, पोटेशियम, अगर हम बात करें पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव इसको माना जाता है। देन वी हैव सोडियम, उस वाले क्वेश्चन में सोडियम जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा था ना, क्यों कर रहा था, ये ज्यादा रिएक्टिव। उसके बाद वाले जो ऑप्शन थे वो सारे लेस रिएक्टिव थे सोडियम से, इसलिए मैंने वहां पर आपको कहा था, मैं आगे बताऊंगा। देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन वी हैव अल्मीनियम, अल्मीनियम, देन वी हैव कार्बन, देन वी हैव जिंक, देन वी हैव आयरन, आयरन का सिंबल Fe होता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। देन वी हैव टिन, देन वी हैव लेड, देन अगर हम बात करें हाइड्रोजन, यहाँ पर लिख देता हूँ हाइड्रोजन, देन कॉपर, देन सिल्वर, सिल्वर Ag होता है, गोल्ड Au होता है, और अगर हम बात करें सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। ठीक है, ये सारे रिएक्टिविटी सीरीज है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। अब आपने याद कैसे रखना है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, आप याद रख सकते हो, ऐसे याद रखना है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग me a careless, please stop calling me a careless zebra, instead try learning how copper saves gold, platinum। ठीक है, ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, मुझे केयरलेस जेब्रा कहना बंद करो। इंस्टेड, इसके बजाय क्या करो, ट्राई लर्न, ये जानना सीखो, हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड और प्लैटिनम, कैसे कॉपर गोल्ड और प्लैटिनम को सेव करता है। तो आप ये लिखना, ये ऐसे मेरी राइटिंग यहाँ पर खराब हो गई है, तो आप अपने नोटबुक्स में लिखें अच्छे से कि पोटेशियम, देखो प्लीज से पोटेशियम, स्टॉप से सोडियम, कॉलिंग से कैल्शियम, मी से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, केयरलेस से कार्बन, जेब्रा से जिंक, इंस्टेड से आयरन, ट्राई से टिन, लर्न से लेड, हाउ से हम हाइड्रोजन, कॉपर से Cu, आप याद रख सकते हो कॉपर, हम यहाँ से हाउ से आप कॉपर से याद रख सकते हो, सेव से आप सिल्वर याद रख सकते हो, गोल्ड और प्लैटिनम तो नाम से ही आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप ऐसा नहीं बोल सकते ये हार्डकोर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली एक तरह की कौन सी रिएक्शन थी, डिस्प्लेसमेंट, जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या होता है, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। जैसे कहीं पर किसी रिएक्शन में, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, एक रिएक्शन में कैल्शियम है और एक रिएक्शन में क्या है, जिंक है, तो आप देखना कैल्शियम जिंक को रिप्लेस कर देगा। बस आपने ये चीजें देखनी है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा। तो ये आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टू विच कैटेगरी ऑफ द रिएक्शन डज द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन बिलोंग, तो आपने बताना है इनमें से कौन सी रिएक्शन, ये जो रिएक्शन गिवन रिएक्शन दी गई है, ये रिएक्शन कौन सी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है।
NaCl सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट लिया हुआ है और सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, ठीक है। तो NaCl AgNO3 लिया हुआ है, NaNO3 या AgCl बन रहा है। आपको नहीं आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ बताना है यहाँ पर कि कौन सी तरह की रिएक्शन है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स डिस्प्लेसमेंट या कॉम्बिनेशन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, जहां पर एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ये है एक तरह की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, देखो यहाँ पे NaCl है, ये AgNO3 है। ये Na क्या कर रहा है, इस Ag को रिप्लेस करके क्या बना रहा है, NaNO3, और ये Ag क्या है, ये Na को रिप्लेस करके AgCl बना रहा है। देखो दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं। Na के साथ पहले Cl था, अब NO3 आ रहा है, और Ag के साथ पहले NO3 था, अब Cl आ रहा है। तो ऐसे जब दोनों रिप्लेस करें, दोज रिएक्शंस आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको सिलेबस में स्पेसिफिकली टाइप्स ऑफ रिएक्शन मेंशन है, तो आपको ये सारी आनी चाहिए, ठीक है। एक होती है जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मैं आपको बता भी देता हूँ। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है जब दो कंबाइन करते हैं और एक नया बनता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल आपको समझाता हूँ। जैसे CaO, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। ये इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। क्विक लाइम, अगर हम क्विक लाइम में क्या करें, वाटर मिला दें, ठीक है, तो ये बन जाता है क्या, स्लेक लाइम, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, स्लेक लाइम। इसको हम स्लेक लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। अगर हम क्या करें स्लेक लाइम, तो ये क्या है, ये एक तरह की कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये क्विक लाइम एक एलिमेंट है, इसमें वाटर कंबाइन हुआ और क्या बन गया, स्लेक लाइम, ठीक है। अब देखो स्लेक लाइम में अगर हम एक और एग्जांपल बता देता हूँ। स्लेक लाइम में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड डाल दें, तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन कहते हैं। तो ये दोनों किसकी एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। दो है एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, तो कंपाउंड्स कंबाइन हो रहे हैं, एक न्यू कंपाउंड बन रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब देखो आपके लिए ये समझना कितना मुश्किल है। तो केमिस्ट्री हमें इसलिए मुश्किल लगती है, क्विक लाइम में वाटर डाल रहे हैं, स्लेक लाइम बन रहा है, स्लेक लाइम में कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो पूरी रिएक्शन है ना, अगर आप बेसिकली इस रिएक्शन को समझोगे ना कि ये बेसिकली रिएक्शन हो क्या रही है, तो आप बोलोगे केमिस्ट्री इन्होंने जानबूझ के मुश्किल बनाई हुई है, केमिस्ट्री बहुत ईजी है। देखो आपके घर में पेंटर आता है ना पेंट करने के लिए, ठीक है, मैं वहां से आपको समझाता हूँ। आपके घर में पेंटर आया, आपने पेंटर बुलाया पेंट करने के लिए, या आप खुद पेंट कर रहे हो। आप क्या लेते हो, एक क्विक लाइम लेते हो, ठीक है, क्विक लाइम लेते हो, और एक पेंटर क्या करता है, एक बकेट लेता है, बाल्टी लेता है, बाल्टी में कुछ एक पाउडर फॉर्म में डाल देता है कुछ, उसको बोलते हैं क्विक लाइम। वो क्विक लाइम डालता है, उसमें पानी मिलाता है, यही करता है, और फिर उसको क्या करता है, घोलना स्टार्ट हो जाता है, वो आपका बन जाता है पेंट, जिसको आप बोलते हो स्लेक लाइम, ठीक है। अब वो क्या करता है, स्लेक लाइम को दीवार पे मारना शुरू हो जाता है, पेंट करना शुरू हो जाता है, दीवार पे पेंट करता है स्लेक लाइम से। अब आप उस पेंटर को बोलते हो, भाई हमने तो ये कलर बोला था लेकिन वैसी शाइन नहीं आ रही है, ठीक है। तो पेंटर आपको क्या बोलता है, आप वेट करो कल तक शाइन आ जाएगी, ठीक है। पेंटर आपको यही बोलता है ना, आप वेट करो, आज नहीं शाइन आएगी, कल तक शाइन आएगी। ये आपने लाइन सुनी ही होगी। बेसिकली वो कल तक शाइन आने के लिए पता क्यों बोल रहा था, क्योंकि ये जो स्लेक लाइम है, ये बाद में क्या करेगा, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, इसमें शाइनिंग इफेक्ट होता है। इसलिए जिस दिन पेंट होता है उस टाइम शाइन नहीं आती है इतनी, बट अगले दिन तक शाइन बहुत ज्यादा आ जाती है। तो देखो कितनी डेली लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल थी, बट कितना मुश्किल इन्होंने कर दिया। तो आपको केमिस्ट्री इस तरह से पढ़नी चाहिए। तो मेरे को यहाँ पर मेन मोटो आपको ये समझाना था, क्विक लाइम में वाटर मिलाओ तो स्लेक लाइम बनता है, और स्लेक लाइम में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाओ तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इसको लाइमस्टोन कहते हैं, और ये शाइनिंग सरफेस होती है, ठीक है। तो ये एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल है, ठीक है। एक हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी होती है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो मैं अभी समझा देता हूँ। देखो अगर हम यही कैल्शियम कार्बोनेट ही ले लें, CaCO3 ले लें, कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, इसको अगर हम तोड़े ना, डिकम्पोज होइए, तो ये दो बन जाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक टूट के दो बन रहे हैं, तो ये डिकम्पोजिशन हो गया। जैसे दो के मिलने से एक बनना था तो कॉम्बिनेशन था, सिंपल है। तो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बता दी। एक होती है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। अब रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एग्जाम्पल की से हेल्प से समझते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा। तो देखो एग्जाम्पल हम लेते हैं इसकी, हम लेते हैं एक लेते हैं हम कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं, प्लस ले लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, और आगे जाके ये कॉपर बना देगा प्लस वाटर बना देगा, ठीक है। तो ये कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड, इसके साथ कॉपर के साथ अभी ऑक्सीजन है ना, देखो क्या हो रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, आगे जाके क्या हो रहा है, यहां से ऑक्सीजन रिप्लेस हो गया, तो अब सिर्फ क्या बच गया, कॉपर। जब भी ऑक्सीजन किसी से रिमूव हो जाता है ना, ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ठीक है। और जब किसी, यहां पर सिर्फ हाइड्रोजन था, आगे जाके देखो हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड होके वाटर बन गया। जब किसी में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है वो क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन।
तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो रही हो तो उस प्रोसेस को हम, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। तो ये सिंपल है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, अगर हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक तरह से एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। ऑक्सीडेशन को एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं और रिडक्शन को क्या बोलते हैं, जो एडिशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। आई होप ये चीजें आपने पढ़ी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन पास्ड इन एक्सेस इन लाइम वाटर टर्न्स कलरलेस गेन बिकॉज ऑफ। देखो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ना लाइम वाटर से क्रॉस करें एक्सेस में, देखो एक्सेस में बोल रहा है, अगर एक्सेस में नहीं करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अगर हम एक्सेस में लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को क्रॉस करते हैं तो वो जो कलर है उसका वो चेंज हो जाएगा, मतलब वो कलरलेस हो जाएगा। तो क्यों होता है ऐसा? बेसिकली ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से होता है। देखो मेरे को यहाँ पर आपको एक चीज समझानी थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पर डाला था। देखो क्वेश्चन ये समझाना है आपको। पहली बात, लाइम वाटर क्या होता है आपको ये बताना था। लाइम वाटर बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, स्लेक लाइम को ही लाइम वाटर कहते हैं, ये आपने याद रखना है। प्लस क्या क्या रहा है इसमें, जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं, ठीक है, तो बेसिकली इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो हमने ये रिएक्शन ऑलरेडी देखी है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये रिएक्शन हमने अभी देखी है। बट अगर एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड मिला देंगे ना बहुत ज्यादा, तो क्या होता है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनने की जगह क्या बन जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बन जाता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मतलब कार्बोनेट के दो मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस की वजह से ही ये जो रिएक्शन है ये कलरलेस हो जाती है। तो आपको मेनली मैंने ये बताना था कि लाइम वाटर क्या कहते हैं। लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर हम स्लेक लाइम को ही कहते हैं, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रैंसिडिटी। रैंसिडिटी किसकी एग्जांपल है, किस तरह की रिएक्शन है रैंसिडिटी? कॉम्बिनेशन, ऑक्सीडेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रैंसिडिटी एक तरह की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। देखो जैसे आयरन अगर ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ आयरन की रिएक्शन हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम रस्टिंग, जंग लग जाता है ना चीज में, खराब हो जाती है। इसी तरह अगर हमारा फूड, हमारा जो खाना है, क्योंकि खाने में क्या होता है, ऑयल और फैट्स होते हैं, ये जो ऑयल एंड फैट्स होते हैं अगर ये ऑक्सीजन के कंटेक्ट में आएंगे ना तो तभी हमारा फूड क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, स्पाइलेज हो जाती है फूड की। इस स्पाइलेज ऑफ फूड को बोलते हैं हम रैंसिडिटी। तो ये क्यों होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से। जब खाना या खाने के अंदर ऑयल या फैट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो रैंसिडिटी हो जाती है, ठीक है। अब देखो इसीलिए तो खाना खराब होता है। अब खाने को सॉरी, मेरी हेल्थ कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा आपका एग्जाम पास आ रहा है तो लेक्चर रिकॉर्ड करना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये लेक्चर आज का रिकॉर्ड किया। तो कहने का मतलब ये है कि रैंसिडिटी में अगर हम बात करें रैंसिडिटी की, तो रैंसिडिटी में अगर हम देखें कि रैंसिडिटी से अगर हमें बचना हो, मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारा फूड या हमारा कोई भी खाना खराब ना हो, तो उसके लिए हम डिफरेंट चीजें यूज करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट वो मटेरियल होते हैं जिनकी हेल्प से ऑक्सीडेशन नहीं होती है। तो रैंसिडिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, हम खाने को रेफ्रिजरेट भी करते हैं, आपको पता है, फ्रिज में रख देते हैं, तो उससे भी खाना इतनी जल्दी खराब नहीं होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नहीं होती है। नेक्स्ट, हम नाइट्रोजन का यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो कुछ तो चीजें हमारे घर पे होती है, बाहर पड़ी हुई खराब हो जाएगी, बट आपने अब हल्दीराम की मिक्सचर खाते हो ना, हल्दीराम आलू भुजिया खाते होंगे, पंजाबी तड़का खाते होंगे, तो वो जो मिक्सचर है, वो कोई भी पैक्ड चीज है खाने वाली या बिस्किट है, वो इतनी जल्दी खराब नहीं होता है, वो कितनी देर पड़ा रहता है। अब देखो ना, ब्रेड है, ब्रेड को तो जल्दी खराब हो जाना चाहिए, बट वो जो पैक्ड ब्रेड आती है वो इतनी जल्दी खराब नहीं होती। बिस्किट पैकेट तो कितनी देर खराब नहीं होता। इसका मतलब उसमें कुछ ऐसा डाला जाता है पैक्ड के अंदर ताकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना हो। तो ये किया जाता है कि पैक से ऑक्सीजन रिमूव करके उसके अंदर नाइट्रोजन डाली जाती है। तो नाइट्रोजन ऑलमोस्ट इनर्ट होती है, तो रिएक्ट नहीं करती है, इसीलिए जो है वो खाना उसमें सेव रहता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। रैंसिडिटी बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन की टाइप है, कोरोजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की टाइप है, ये सब केमिकल रिएक्शन के अंदर आता है। इन चीजों को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला रिप्रेजेंट लाइमस्टोन। तो इनमें से लाइमस्टोन क्या है, तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, कैल्शियम कार्बोनेट को ही लाइमस्टोन कहते हैं, ठीक है। और इसको किस में यूज किया जाता है? सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में मेनली हम कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल प्लांट कैन बी यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, अब देखो ये कौन सा टॉपिक है, ये आपका जो टॉपिक दिया हुआ है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का पार्ट है। ब्लड प्रेशर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होती। अब इसमें से हम क्वेश्चन ये कहते हैं कि कौन से मेडिसिनल प्लांट को यूज करते हैं ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए। तो सर्पगंधा, बबूल, जामुन या तुलसी। तो सर्पगंधा जो है वो ब्लड प्रेशर को ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। अगर हम सर्पगंधा लेते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है, तो आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। नॉन इन्फेक्शियस मतलब नॉन कम्युनिकेबल, जो एक से दूसरे में ट्रांसफर ना हो। तो इनमें से कौन सी उसकी एग्जाम्पल है? निमोनिया, हाई ब्लड प्रेशर, इन्फ्लुएंजा या टाइफाइड। तो हाई ब्लड प्रेशर इज अ टाइप ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, तो आपने याद रखना है, ठीक है। अब निमोनिया जो है वो निमोनिया में क्या होता है, हमारी लंग रिलेटेड डिजीज है और ये बहुत डेंजरस डिसीज भी है। निमोनिया अगर किसी का अटैक हो तो बहुत चांसेस भी होते हैं कि वो पर्सन जो है वो डेथ भी हो सकती है उसकी। तो निमोनिया जो है वो मैक्सिमम किसकी वजह से होता है कि वायरल की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरिया की भी वजह से हो सकता है। इन्फ्लुएंजा जो है वो एक तरह का वायरल डिसीज है, ये आपने याद रखना है, ये एक तरह का वायरल डिसीज है। टाइफाइड की अगर हम बात करें, टाइफाइड बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक है। अगर आप गलत खाना खाते हो, कंटेमिनेटेड फूड खा लेते हो तो आपको टाइफाइड हो जाता है। देखो ये जो डिफरेंट डिसीजेज है ना, मैं आपको एक चीज बता दूं, इन डिफरेंट डिसीजेज के रिलेटेड हमने एक लेक्चर लाया है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाके देखना साइंस में, उसमें मैंने सभी डिसीजेज को याद रखने के लिए ट्रिक्स बताई हैं, कौन सी बैक्टीरियल है कौन सी, क्योंकि इतनी सारी बैक्टीरियल वायरल डिसीजेज हैं, आपको याद रखना बहुत मुश्किल है कि कौन सी वायरल है कौन सी बैक्टीरियल है। तो वो एक वन शॉट वीडियो है, उसको आप देख सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन्फ्लुएंजा डिसीज इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो इन्फ्लुएंजा डिसीज है वो किसकी वजह से कॉज होती है? ये एक बैक्टीरियल डिसीज है, ये एक वायरस डिसीज है, ये एक वायरल डिसीज है, फंजाई से होती है, प्रोटोजोआ से होती है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये एक तरह की वायरल डिसीज है और मिक्सो वायरस इसको कॉज करता है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। वहां पर मैंने ये भी बताया कौन सी डिसीज कौन सा वायरस या बैक्टीरिया कॉज करता है। नेक्स्ट इज इटाई इटाई डिसीज। देखो ये मैंने अपने इन्वायरमेंट में, देखो आपके सिलेबस में मेंशन है, इन्वायरमेंट का टॉपिक भी है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाला, तो इन्वायरमेंट रिलेटेड जो डिजीजेज होती है आपको वो भी पता होनी चाहिए, तो वो भी मैंने कवर करी थी। जो मैं इन्वायरमेंट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले थे वहां पर मैंने सभी इन्वायरमेंट रिलेटेड डिसीजेज आपको बताई थी, तो उधर मैंने एक्सप्लेन भी किया था इटाई इटाई डिसीज किसकी वजह से होती है। तो इटाई इटाई डिसीज कैडमियम पॉइजनिंग की वजह से होती है। किसी आपके जब पानी के थ्रू, अगर खाने के थ्रू कैडमियम आपके अंदर चला जाता है तो उससे जो डिसीज होती है उसको बोलते हैं इटाई इटाई डिसीज, ठीक है। डिफरेंट डिसीज जैसे मर्करी की वजह से मीनामार्टा डिसीज होती है, मीनामार्टा, ये इंपॉर्टेंट है। और पिछले जो सीबीटी एग्जाम हुआ था जेकेपीएसआई वाला, उसकी डिफरेंट शिफ्ट्स में ये डिसीजेज के क्वेश्चन थे, क्योंकि उसमें भी इन्वायरमेंट वाला टॉपिक था, तो ये क्वेश्चन आए थे इन्वायरमेंट रिलेटेड में। मीनामार्टा डिसीज होती है, जैसे आर्सेनिक की वजह से अगर हम देखें तो ब्लैक फुट डिसीज हो जाती है। नाइट्रेट से इंपॉर्टेंट डिसीज है ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है यहाँ पर, इसकी नाइट्रेट की वजह से, अगर हमारे वाटर में नाइट्रेट हो जाए ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो ये मैंने वहां पर एक्सप्लेन करे हुए हैं। देखो जो मैंने लेक्चर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले लेक्चर डाले हैं ना, वो क्या है बेसिकली जो रीसेंट सीबीटी एग्जाम्स हुए उनके क्वेश्चंस हैं, तो आप उनके रिलेटेड जो जो आपके सिलेबस में आप उनको देख सकते हो। नेक्स्ट डेंगू इज कास्ड बाय, तो डेंगी जो है, डेंगी डिसीज है, वो किसकी वजह से कॉज होता है? क्या ये बैक्टीरियल डिसीज है, वायरस है, फंजाई है, या पॉल्यूशन की वजह से होता है? तो अगर डेंगी की अगर बात करें तो डेंगी एक वायरस डिसीज है। देखो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम मलेरिया और डेंगी में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। मलेरिया जो है ना, मलेरिया जो है वो बैक्टीरियल डिसीज है, सॉरी मलेरिया जो है बैक्टीरियल भी नहीं है। मलेरिया डिसीज जो है वो कॉज करता है प्रोटोजोआ। क्या कॉज करते हैं? प्रोटोजोआ। डेंगी कॉज करता है वायरस, ठीक है। डेंगी को वायरस कॉज करता है, और उस वायरस को मतलब कैरियर की तरह कौन काम करता है? एक जगह से उठा के आपकी बॉडी में कौन लाता है? आपने याद रखना है, फीमेल एडिस मॉस्किटो, फीमेल एडिस मॉस्किटो। पिछले दिनों में डेंगी के बहुत केसेस आ रहे थे, तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। मलेरिया की बात करें तो प्रोटोजोआ कॉज करता है। कौन सा प्रोटोजोआ कॉज करता है? अगर हम बात करें तो प्लाज्मोडियम कॉज करता है, इसको प्लाज्मोडियम कॉज करता है। इसको कैरी कौन करता है? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। कौन कैरी करता है? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। देखो फीमेल ही है जो कैरी कर रही है इन सबको, ठीक है, मेल्स काटते नहीं है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। तो ये दोनों आपने याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द कैजुअल एजेंट ऑफ चिकनगुनिया? तो अगर हमने यहाँ पर बताना कि चिकनगुनिया जो है इसको कौन कैरी करता है, तो चिकनगुनिया जो है इसका एजेंट कौन है, कौन कॉज करता है चिकनगुनिया डिसीज को? नॉन क्लोरोफिलस बैक्टीरियम, नेमाटोडा, वायरस या फंगस? तो कौन कॉज करता है? अगर हम बात करें तो वायरल डिसीज है चिकनगुनिया, भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी मैंने वहां पर एक्सप्लेन करी थी, आपको एक चार्ट भी बताया था पूरा और ट्रिक के थ्रू एक्सप्लेन करा था, तो आपको वो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आपको याद नहीं रहेगा कौन सी वायरल है कौन सी बैक्टीरियल है बिना ट्रिक के। नेम द चिकन पॉक्स वायरस, तो चिकन पॉक्स वायरस को आपने यहाँ पर नाम बताना है कि कौन सा वायरस जो है वो चिकन पॉक्स कॉज करता है, ठीक है। क्या वो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, विब्रो कॉलरा है, बैसिलस टाइफोसस है, या वेरिसिला वायरस है? तो वेरिसिला वायरस जो है जो चिकन पॉक्स कॉज करता है, इसी तरह वेरियोला वायरस स्मॉल पॉक्स कॉज करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिसीजेस कॉज करने वाले, जैसे कॉलरा, विब्रो कॉलरा कॉज करता है, ठीक है। तो ये आपने देखना है, आप वो लेक्चर देख लो, आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, बीसीजी वैक्सीन फॉर ट्यूबरक्लोसिस इम्यूनाइजेशन वाज डेवलप्ड बाय। देखो टीबी होता है ना, टीबी की बीमारी होती है जिसको ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। टीबी की बीमारी में वैक्सीन दी जाती है बीसीजी वैक्सीन, ठीक है, बीसीजी वैक्सीन दी जाती है।
अब ये जो BCG वैक्सीन है ये किसने बनाई है, ये पूछ रहा है। एडवर्ड जेनर ने बनाई है, जोनास साक या एल्बर्ट सैबिन ने बनाई है, एल्बर्ट कैलमेट एंड कैमिल ग्यूरिन ने बनाई है, लुइस पास्टर ने बनाई है। तो एल्बर्ट कैलमेट और कैमिल ग्यूरिन जो है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बनाई है BCG वैक्सीन। आपने ये याद रखना है। देखो इसका नाम BCG है, BCG की फुल फॉर्म से भी आप इसको याद रख सकते हो। BCG की फुल फॉर्म होती है बैसिलस C फॉर कैलमेट और G फॉर ग्यूरिन। तो बैसिलस आपने याद रखना है, आगे जो C और G है ना, बैसिलस इसलिए क्योंकि बैक्टीरियल डिसीज है, और CG स्टैंड फॉर कैलमेट एंड ग्यूरिन, इसीलिए इसका नाम पड़ा BCG। उसी तरह एक OPV भी होती है वैक्सीन, ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, ये पोलियो के लिए होती है, आप याद रख सकते हो। अब टीबी की बात करें तो टीबी जो है वो एक बैक्टीरियल डिसीज है, और कॉज कौन करता है कई बार पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये कॉज करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, देखो जो तो पूरा टॉपिक पढ़ चुके होंगे सिलेबस, वो अगर ये लेक्चर देख रहे होंगे तो उनको तो बहुत इजीली रिवाइज हो रहा होगा। जिन्होंने अभी तक कवर नहीं किए थे ये टॉपिक, उनको कोई टेंशन हेडेक वाली बात नहीं है। इन टॉपिक्स को एक बार और भी देखें कहीं से, जो हमारे चैनल पे मिलता है वहां पर देख सकते हैं वन शॉट। जो नहीं है वो आप कहीं और से देखें, फिर आप इसको वापस देखना, तो आपको फिर बहुत अच्छे से ये चीजें समझ आने वाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन्फेक्शन विद H5N1 लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो H5N1 वायरस जो होता है, इसकी वजह से कौन सी डिसीज होती है? HIV। ठीक है, HIV की जगह आप एड्स लिख सकते हो। बेसिकली डिसीज का नाम एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये डिसीज होती है, और इसको कॉज कौन करता है? HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो यहां पर आप एड्स लिख सकते हो। देन स्वाइन फ्लू, देन बर्ड फ्लू या फॉल कॉलरा। तो बेसिकली H5N1 वायरस की वजह से कॉज होता है बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू होता है H1N1 वायरस की वजह से, और ये पेपर में क्वेश्चन आया भी था, इसलिए मैंने क्वेश्चन उठाया था। वहां पर ये आया था कि H1N1 वायरस क्या कॉज करता है, तो स्वाइन फ्लू। तो H1N1 पूछ सकते हैं, तो H5N1 भी पूछ सकते हैं। तो HIV तो आपको पता ही होना चाहिए, ये एड्स कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब आगे फिजिक्स के क्वेश्चन आ गए, ठीक है, जिसको देख के सबको डर लगता है और हमारा फेवरेट है। तो फिजिक्स का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन। देखो किसी मेटल की वायर है, उसकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? ठीक है, तो ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो टॉपिक है ना, उसमें आता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। तो हमने बताना है कि रेजिस्टिविटी किसी वायर की किस पे डिपेंड करती है? उसकी लेंथ में डिपेंड करती है, उसकी थिकनेस में, शेप ये में, या नेचर ऑफ द मटेरियल में। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल। इसका लेंथ ब्रेड्थ से कोई लेना देना नहीं होता, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। अगर हम इसकी थोड़ी बैकग्राउंड देखें तो देखो, आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा। ओम्स लॉ बेसिक है, आपने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो क्या होता है? करंट बढ़ती है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते थे, उस कांस्टेंट को हम बोलते थे रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये क्या है? ये बेसिकली रुकावट है। जब आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो करंट उस लेवल पे नहीं बढ़ रही है, तो उसको रोक कौन रहा है? करंट को रोकता है सर्किट का रेजिस्टेंस, किसी भी वायर का रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है? ये मेनली तीन चीजों की वजह से होता है। सबसे पहले ये होता है लेंथ की वजह से। ठीक है, लेंथ की वजह से होता है क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ। जिस सर्किट की लेंथ, जो वायर लंबी होगी ना, वायर भी एक तरह के सर्किट का ही काम करती है। जो वायर लंबी होगी वो ज्यादा रेजिस्टेंस कॉज करेगी, मतलब उसमें से करंट जो है वो फ्लो कम होगी। अगर हम बात करें, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है एरिया के। इनवर्सली का मतलब है डायरेक्टली, ये ऊपर वाला डायरेक्टली है, मतलब लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रुकावट बढ़ेगी। बट इनवर्सली का मतलब होता है अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा ना तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर आप कोई ऐसी वायर ले रहे हो, अगर आप वायर का एरिया बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो उससे रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो भाई इधर भी तो कांस्टेंट आएगा। इस केस में जो कांस्टेंट आता है वो होता है रो। इसी रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये चीजें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। ये रेजिस्टिविटी आ गया। अब इस रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं? अगर मैं लेंथ को 1 मीटर ले लूं, एरिया को भी 1 मीटर स्क्वायर ले लूं, तो ये 1 1 हो जाएगा, तो आपकी रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाएगी? रेजिस्टेंस के बराबर। तो बेसिकली रेजिस्टिविटी होती क्या है? रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है जिसकी लेंथ हमने फिक्स कर ली है 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब इसकी लेंथ और ब्रेड्थ तो फिक्स है, ये रेजिस्टिविटी लेंथ ब्रेड्थ पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही है। ये डिपेंड करती है बेसिकली वो मटेरियल किस चीज का बना है। अगर आप कॉपर ले रहे हो, आयरन ले रहे हो, इन चीजों की रेजिस्टिविटी कम होगी। बट अगर आप सपोज करो कोई ऐसी चीज ले रहे हो जो एक मेटालॉइड किस्म का है, जो
परफेक्ट मेटल नहीं है तो आपको पता है कि वो जो है वो ज्यादा रेजिस्टिविटी कॉज करेगा। जैसे नाइक्रोम ले लोगे जो हीटर में यूज होता है तो वो ज्यादा रेजिस्टिविटी कॉज हो, उसकी ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है। बट नाइक्रोम की जगह आप कुछ ले लेते हो, जैसे हम ले लेते हैं कॉपर ले लेते हैं, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है, इसलिए हम कॉपर को यूज करते हैं अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने। कॉपर थोड़ा महंगा होता है इसलिए इसको यूज नहीं करते, उसकी जगह कुछ और यूज करते हैं, बट परफेक्ट जो है वो कॉपर माना जाता है। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी। फिर आपने यहाँ पर ये पढ़ना है कि रेजिस्टेंस के यूनिट ओम होते हैं, ठीक है, और कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, उसके यूनिट मो होते हैं या ओम इनवर्स होते हैं। रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम मीटर होता है। कंडक्टिविटी का ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसमें फिजिक्स पे भी मैंने लेक्चर्स लाए थे, अगर आपको नहीं आता तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के यूनिट को किसमें हम एक्सप्रेस करते हैं, वोल्ट एम्पेयर, किलोवाट और वॉट सेकंड, जूल सेकंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में, वहां से मैंने उठाया, बट उन्होंने यहां पर इसका आंसर मार्क किया था किलोवाट और, बट ये आंसर गलत है। ठीक है, किलोवाट और जो है वो इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट नहीं होता। देखो क्यों नहीं होता, देखो अगर हम देखें सिंपल देखते हैं, हमारे पास पावर क्या होता है, आपकी पावर कितनी है, क्या ही होगा, आप कितना काम कितने टाइम में करते हो। फिजिक्स में जाके चेंज थोड़ी हो जाती है, पावर तो वही रहती है, पावर यही है आप कितना काम कितने टाइम में करते हो। फिजिक्स में भी वही है, इलेक्ट्रिक पावर भी यही होती है, कितना काम आप कितने टाइम में करते हो। ठीक है, अब पावर के यूनिट होते हैं वॉट। ठीक है, वॉट होते हैं पावर के यूनिट। अगर आप पावर की जगह वॉट की जगह किलो वॉट ले लो, यहां से टाइम इधर चल जाएगा, टाइम की जगह सेकंड ले लो या और ले लो, टाइम के यूनिट और होते हैं। तो बेसिकली ये किसके यूनिट बन गए, वर्क के। किलो वॉट और वर्क के यूनिट होते हैं, या एनर्जी, वर्क ही एनर्जी होता है। तो किलो वॉट और किसके यूनिट होते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक वर्क के। तो किलो वॉट और पावर के यूनिट नहीं होते। यहां पर इसका आंसर बनता था वोल्ट एम्पेयर, क्योंकि पावर का एक फॉर्मूला होता है वी आई, ये आपने याद रखना है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई, वी स्टैंड फॉर वोल्टेज पोटेंशियल और आई स्टैंड फॉर करंट। तो पोटेंशियल के यूनिट होते हैं वोल्ट और करंट के यूनिट क्या होते हैं, एम्पेयर। इसका हम एक यूनिट बना सकते थे वोल्ट एम्पेयर। ऐसे पावर के यूनिट वॉट होते हैं, आपने याद रखना, पावर को वॉट में कैलकुलेट करते हैं। वर्क के यूनिट या एनर्जी के यूनिट जूल भी होते हैं, बट किलोवाट और भी आप ले सकते हो डिपेंडिंग, ये कमर्शियल यूनिट हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह पावर के यूनिट हॉर्स पावर भी होते हैं। 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये चीजें मैंने कवर करी हुई है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ, ये वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी कवर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट थर्ड लॉ ऑफ मोशन की करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट ये कहती है एक्शन रिएक्शन पेयर ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी। जो एक्शन है और रिएक्शन है वो एक ही बॉडी पे होता है। ठीक है, they act on different bodies in opposite direction. Action reaction pairs have the same magnitude and direction, act on either body as normal to each other. देखो आप सिंपल पढ़ते हो ना न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ कहता है अगर एक बॉडी रेस्ट में है रेस्ट में रहेगी, मोशन में है मोशन में रहेगी, जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे वो मूव नहीं करेगी। सेकंड आप देखते हो फोर्स इज प्रोपोर्शन टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। थर्ड आप देखते हो कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप किसी पे फोर्स लगा रहे हो, कोई भी आप पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो दो बॉडीज होती है ना वो डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बॉल लेता हूँ मैंने एग्जांपल देके समझाया था, मैं बॉल लेता हूँ और मैं बॉल को वॉल पे फेंकता हूँ, वॉल पे। अब ये बॉल और वॉल अलग चीज है। ठीक है, यहां पर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होगा। अगर आप बॉल जिस फोर्स से वॉल पे फेंकोगे, वॉल उतनी फोर्स से बॉल को वापस फेंकेगा, फ्रिक्शन वगैरह को निगलेक्ट कर दें अगर, तो यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई। अगर आप दोनों चीजें सेम ले रहे हो तो वहां पर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होता। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये मैंने एक्सप्लेन करा है। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इनर्शिया यही बताता है कि कोई बॉडी खुद ब खुद अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती, उसको स्टेट चेंज करने के लिए किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की जरूरत होती है। यही तो फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, न्यूटन मीटर या न्यूटन। तो फोर्स के यूनिट आप सबको पता है, फोर्स के यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। या अगर हम सेकंड लॉ की बात करें उससे डीपी बाई डी टी, मतलब चेंज इन मोमेंटम। इसको देख के डी बाई डी टी को मुश्किल में नहीं पड़ जाना। ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि टाइम के साथ मोमेंटम कैसे चेंज होता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स, ये सिंपल, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि आपको मास दे दिया किसी का, सपोज करो 5 किलो। ठीक है, एक्सेलरेशन आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दी, तो आपको निकालना हो फोर्स कितनी है, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 न्यूटन फोर्स निकल जाएगा। तो सिंपल सिंपल जो फॉर्मूले हैं अगर किसी के, तो वो आपको पता हो। जैसे पावर के वी आई है, अगर आपको वोल्टेज और करंट दे दे तो निकालने के लिए बोले, ठीक है, जैसे वोल्टेज होता है वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क और चार्ज दे दे, तो ये सिंपल फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। न्यूटन के पहले लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, और ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है
तो वो रेस्ट में रहेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो मोशन में रहेगी। जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन में चलेगी। जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तो ये तीनों चीजें चेंज होने वाली नहीं है। इसी को बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डैश पर टाइम। तो वेलोसिटी किसको कहते हैं? देखो, स्पीड होता है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो सबको पता है ना, सिंपल स्पीड डिस्टेंस टाइम आपने पढ़ा होगा। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फर्क यही है कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड की जब हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्शन को इन्वॉल्व नहीं करते। जैसे सपोज करो आप पुंछ से जम्मू जा रहे हो, ठीक है, अगर आप पुंछ से जम्मू जा रहे हो तो आप क्या वहां पर स्पीड की बात करते हो कि वेलोसिटी की बात करते हो? आप स्पीड की बात करते हो, क्योंकि वहां पर तो रास्ते में बहुत टर्न्स है ना। आप डायरेक्शन कितनी बार चेंज करते हो? क्या आप डायरेक्शन बताते हो? नहीं, वो स्पीड की बात होती है। बट सपोज करो एक बंदा यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट की तरफ ही मूव कर रहा है, तो इसकी फिक्स डायरेक्शन है, वो ईस्ट में ही गया। तो अगर वो ईस्ट में ही मूव कर रहा है तो इस केस में हम इसकी वेलोसिटी की बात करेंगे, ना कि स्पीड की बात करें। तो वेलोसिटी क्या होती है? जब किसी चीज की हम दोनों चीजें इंक्लूड कर लें, हम उसकी डायरेक्शन भी इंक्लूड करें, उसका मैग्नीट्यूड भी इंक्लूड करें, तो वो बन जाता है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी। आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट, अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैज अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स डैश डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? देखो, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रैवल कर रही है ना, उसको बोलते हैं बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में। अगर पहले घंटे में 50 किलोमीटर ट्रैवल करिए, दूसरे घंटे में 50 करिए, तीसरे में भी 50 करिए, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। पहले में 50 करिए, दूसरे में 35 हो गया, मोड़ आ गया बहुत ज्यादा, या टेरेन वैसा आ गया, तीसरे में वो 70-80 चलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये चेंज हो रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे आपका, मैं पूछ लूं कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप बोलो मेरी हाइट है 5 फीट 6 इंच। ठीक है, ये आपका मैग्नीट्यूड है एक किस्म का। जैसे आपका वेट 50 किलो है अगर, तो ये आपका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन होती है जब आप किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में है तो चीज, तो उसकी हम डायरेक्शन को इन्वॉल्व करते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है वो वेक्टर होते हैं, और जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर होता है। वेक्टर में कौन कौन से? जैसे वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन होता है, ये भी यहीं आ जाता है। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर की बात करें, जैसे डिस्टेंस स्केलर है, स्पीड स्केलर है, ठीक है, मास आपका स्केलर है। क्या मास के साथ आप बोलते हो मेरा मास 50 किलो और कोई डायरेक्शन भी बताते हो? नहीं बताते हो ना, तो ये स्केलर क्वांटिटी। देखो, ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है ना, बायो का मैं नहीं बोलता, वहां पर तो नेम्स साइंटिफिक बहुत होते हैं, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आप थोड़ी कॉमन सेंस भी यूज करोगे ना, फिजिक्स में खास करके, तो आप क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत आइडिया भी है तो, मैं ऐसा मानता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव। अगर हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं, वेलोसिटी और टाइम, ये आपने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं, तो वो हमें क्या देगा? उसका स्लोप जो है वो क्या देता है? स्लोप क्या देता है? स्पीड देता है, वेलोसिटी देता है, एक्सेलरेशन देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये देता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है बेसिकली वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें एक्सेलरेशन मिलती है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये आज के हमारे एमसीक्यूज थे। कुछ 30+ एमसीक्यूज मैंने कवर करने की कोशिश करी। मैंने साइंस में जितने भी टॉपिक्स थे, एक इन्वायरमेंट वाला, उसके इतने क्वेश्चन में कवर नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने इन्वायरमेंट में बहुत सारे टॉपिक्स डाले हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं, किस तरह से इन्वायरमेंट के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, उसमें एमसीक्यूज बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी मैंने उस पर डाले हुए हैं, आप उनको देखें। और मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि साइंस में जो 5, 6, 7, 8 लेक्चर जो पढ़े हुए हैं ना, उनको आप जरूर देखना। कल मैंने एक लेक्चर डाला था इकोनॉमिक्स के, जितना भी आपका फाइनेंस अकाउंट सिस्टम में सिलेबस है, उसके रिलेटेड 30+ एमसीक्यूज लाए थे, आप उसको भी देख सकते हो। तो प्लेलिस्ट में जितना भी आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग मटेरियल है, आप उसको देख सकते हो। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है, पढ़ाने का भी पसंद आया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हैं उन तक जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको ज्वाइन करें। वहां पर डेली क्विज भी होता है, प्लस हम पीडीएफ भी वहीं शेयर करते हैं, इफ इट साउंड्स यूजफुल। तो उसके साथ अगर हमें कोई भी आपको वीडियो डालनी है, कुछ शेयर करनी है, तो वहां पर हम शेयर कर देते हैं। वहां से आप हमारे साथ टच में रहते हैं, वो ओपन ग्रुप है, आप अपने क्वेश्चन क्वेरी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।